देखो हम लोग जितने भी कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड थे, वट एवर वो जो भी था हमारे पास, लाइक नेचुरल था, आर्टिफिशियल था, पिल्स में था, सर्जिकल था, सब कुछ हम लोग पढ़ लिए। इसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे और कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे। कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के बारे में थोड़ा बहुत लिटरल देख लो, इसके बाद मैं लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो एमटीपी सबसे हमारे पास क्या होता है, एमटीपी की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। जनरली हमारे पास एमटीपी एक इम्पॉर्टेंट मतलब प्रोसेस है, कि जनरली कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर बेबी सही तरीके से डेवलप नहीं हुआ या फिर कोई किसी भी तरह का कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर आ गया, तो अगर हमें पहले से पता चल गया तो वहां पे हमारे पास एमटीपी को करने में कोई इशू नहीं होता है, या फिर एमटीपी को लीगलाइज कर दिया गया था। लेकिन सबसे शुरू में एमटीपी बहुत जगह लीगलाइज नहीं था, अभी भी बहुत सारे कंट्री में लीगलाइज नहीं है। बट इंडिया में पहली बार एमटीपी को, यानी कि मेडिकल टर्मिनाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज किया गया था 1971 में। कब किया गया था हमारे पास? 1971 में। 1971 में पहली बार एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया था। अब यहाँ पे लीगलाइज करने के बाद स्ट्रिक्ट एक्शन लिया गया एक चीज पे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी कि एमटीपी को करने के जब लीगलाइज कर लिया जाए तो बहुत ही ज्यादा मिसयूज होने लगा। जिसमें से पहला मिसयूज था हमारे पास फीमेल फीटस को किल कर देना। फीमेल फीटस को क्या कर देना हमारे पास? किल कर देना है, या उसको टर्मिनेट कर देना। यानी कि फीमेल फीटिसाइड्स को इंक्रीमेंट मिल गया जैसे ही हमारे पास एमटीपी को लीगलाइज किया गया। तो लीगलाइज करने के बाद यहाँ पे कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लागू किया गया, ताकि कोई भी चीज हमारे पास क्या हो, एमी ना कर दिया जाए, किसी को किल ना कर दिया बिना एनी रीजन प्रॉपर। क्योंकि एमटीपी हमारे पास तब किया जाता है जब उस बेबी से अगर मदर को कोई डैमेज हो रहा है या फिर मदर को रिस्क है, देन उस कंडीशन में एमटीपी कर दिया जाता है। या फिर अनकैजुअल जो इंटरकोर्स होने की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया, तब हमारे पास एमटीपी का यूज होता था। दूसरा यूज इसी फीमेल फीटिसाइड से था कि हमारे पास अमीनोसेंटेसिस। अमीनोसेंटेसिस क्या होता है? जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसको इंजेक्शन से हम लोग ले लेते हैं, डॉक्टर्स उसको ले लेता है, और उसका जब टेस्ट करता है क्रोमोसोमल, ऑलरेडी मैंने बताया था, क्रोमोसोमल उसकी स्टडी करता है, तो उसमें ये पता चल जाता है हमें कि वो बेबी मेल है या फीमेल है। तो जैसे ही फीमेल होते थे बहुत लोग उसको क्या कर देते थे, हमारे पास टर्मिनेट कर देते थे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एमटीपीज का यही हो गया कि लोग मिसयूज करने लगे एमिनोसेंटेसिस का। हाउएवर एमिनोसेंटेसिस एक अच्छा प्रोसेस था टू एक्नॉलेज द, टू चेक द जेनेटिकल डिसऑर्डर, टू चेक द जेनेटिकल डिसऑर्डर। बट इस चीज में बहुत ज्यादा इश्यूज आने लगा, इसलिए इस चीज को अगेन से बैन कर दिया गया, और या फिर बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लगा दिया गया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो एमटीपी था, इसको एमटीपी को हम लोग प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल पास किया गया 2017 में। रिड्यूस किया गया कब हमारे पास? इलीगल एबॉर्शन को। जो इलीगल एबॉर्शन है, एबॉर्ट कर देना, इससे क्या होता था हमारे पास, जो इलीगल था उसको कम्प्लीटली स्टॉप कर दिया गया, और एक नियम बनाया गया कि हमारे पास जो एक नॉर्मल टाइम होता है कि इस दौरान को अगर कोई एमटीपी करता है तो कोई रिस्क नहीं होता है। ऑल द ड्यूरेशन पहले कम था, अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। अब ये हमारे पास 12 जो 12 वीक तक जो होता है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देना विदाउट एनी, आप जैसे कि आपको किसी भी लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिर आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा। आप 12 वीक से पहले या 12 वीक तक अगर आप अबॉर्ट करते हो तो आपसे ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं किया जाएगा, इनफॉर्मल कुछ सिग्नेचर और फॉर्म फिल किया जाएगा, उसके बाद टर्मिनेट किया जा सकता है। बट इससे अधिक होता है तो यू हैव प्रॉपर गाइडेंस, और फिर भी मैक्सिमम 24 वीक्स। इससे ज्यादा से अगर कोई करता है तो उस कंडीशन में मदर के लिए भी खतरनाक हो जाता है और बेबी के लिए भी खतरनाक हो जाता है। बट 12 वीक तक इट इज कम्प्लीटली सेफ होता है। कौन? एमटीपी टर्मिनेट करना, किसको? बेबी को टर्मिनेट करना 12 वीक, यानी कि 12 से 84 दिन, यानी कि अप्रॉक्स 3 महीना। 3 महीना तक क्या होता है हमारे पास, लाइक दैट कि इट इज सेफर साइड। उसके बाद हमारे पास थोड़ा सा टफर कंडीशन हो जाता है। बट अगर किसी कंडीशन में रेप वाला कुछ केस है, या फिर फीमेल्स को नहीं पता है, फिर वट एवर कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उस केस में हमारे पास ये ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया, 12 to 24 वीक्स तक कर दिया गया था उस कंडीशन में। लेकिन ये बहुत रेयर ऑफ रेयर होता है, क्योंकि उस वाले कंडीशन में बेबी के लिए भी प्रॉब्लम होती है, बेबी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि एमटीपी का मतलब ही वही है। बट फीमेल्स के लिए, मतलब जो मदर है, उसके लिए भी हाईली रिस्क हो जाता है।
तो एमटीपी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एमटीपी एक तरह का क्या हमारे पास इंटेंशनल या वॉलेंट्री टर्मिनाइजेशन है। इंटेंशनल मतलब जानबूझ के, या वॉलेंट्री यानी खुद के द्वारा लिया गया। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट, उनका रिटायरमेंट का एज नहीं हुआ है बट वो रिटायरमेंट ले रहे हैं अपने मन से, अपने इच्छा से, वट एवर जो भी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री। तो उसी तरह हमारे पास जो एमटीपी होता है ये कैसा होता है हमारे पास, इंटेंशनल या वॉलेंट्री होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, देखो फर्स्ट पॉइंट हो गया एमटीपी इज इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री लिख रहा हूँ, वॉलेंट्री स्वैच्छिक। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक, खुद से। वॉलेंट्री और इंटेंशनल टर्मिनलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म का 9 मंथ से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी। मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एमटीपी। ठीक है। और उन्होंने कुछ डाटा आपको एनसीईआरटी के जैसे याद रखना है कि हमारे पास अप्रोक्स साल भर में कितने एमटीपी हो जाते हैं, मिलियन पर ईयर। ये इंडिया का डाटा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। इतने प्रेगनेंसी हमारे पास क्या कर दिया जाता है, कई बार एमटीपी कर दिया जाता है। और जिसमें से हमारे पास इसमें बहुत कुछ होता है, क्योंकि एमटीपी सिर्फ एक रीजन से नहीं होता, जेनेटिकल डिसऑर्डर ही नहीं है। कई बार क्या होता है, अनइंटेंशनल इंटरकोर्स हो गया, कैजुअल इंटरकोर्स हो गया, जिसके वजह से हमारे पास मतलब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, तो उस केस में भी हमारे पास फॉरेन में बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे एमटीपी का चांस मतलब नंबर ज्यादा होता है। इंडिया में भी इट्स कॉमन, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास है कि कैजुअल इंटरकोर्स को हम लोग क्या करें, रोक सकें। ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। डाटा याद रखना, अप्रोक्स 45 से 50 मिलियन पर ईयर। ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास देखो, इसके बाद हमारे पास क्या किया, मेनी कंट्री हमारे पास क्या हुआ, अभी तक लीगलाइज नहीं किया एमटीपी ड्यू टू द इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, मेनी कंट्रीज। ये स्टेटमेंट के लिए आ जाएगा क्वेश्चन, स्टेटमेंट सही है या गलत है। मेनी कंट्रीज have not legalized have not legalized एमटीपी ड्यू टू। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मान लो आ गया, और क्यों नहीं किया गया यहाँ पे आ गया, असर्शन रीजन में आ सकता है, स्टेटमेंट में आ सकता है, इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज, इन सभी वजहों से भी एमटीपी नहीं, मान्यता नहीं दिया गया। ठीक है। पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब किया, जीओआई का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहली बार लीगलाइज एमटीपी के किया, लीगलाइज एमटीपी इन 1971। मैं पूरा लिख रहा हूँ, बहुत बेसिक का 2 लाइन का कॉन्सेप्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। विथ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। ठीक है। अब हमारे पास एमटीपी का इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एमटीपी। पहला इंपॉर्टेंस हमारे पास सबसे पहले यही है कि अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी, अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। बट इसी वजह से देखो कि एमटीपी करने की जरूरत ही ना पड़े, इसीलिए हमारे पास कॉन्ट्रासेप्शंस को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। जाके पहले ही कॉन्ट्रासेप्शन यूज कर लो, ताकि ये सब आगे की बात ही नहीं आए। उस केस में हमारे पास इमरजेंसी पिल्स भी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। वो सारी चीजें हमारे पास बेटर है, इट्स बेटर, एमटीपी कराने से बेटर है कि हम पहले ही चीजों को यूज कर लें। अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी ड्यू टू द, कैसे हो जाता है, ड्यू टू द कैजुअल इंटरकोर्स।
कैजुअल इंटरकोर्स या और फेल्योर ऑफ, दो रीजन हो सकते हैं। फेल्योर ऑफ मतलब कोई प्लान्ड इंटरकोर्स नहीं है, या फिर हमारे पास क्या होता है फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि कॉन्ट्रासेप्शन 100% इफेक्टिव किसी को नहीं मानते। हाँ, उसमें से सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल मेथड वाला है या फिर नेचुरल। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए, अगर लॉन्ग टर्म के उसमें आपसे कोई पूछता है तो सबसे बेस्ट क्या हो जाता है हमारे पास, जो इम्प्लांट्स है ये सब लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है। ठीक है, और जो सेफर साइड में हमारे पास सहेली है, बट सहेली के लिए भी वीक में एक बार खाना पड़ेगा। बाकी नॉर्मल पिल्स तो टू हेक्टिक, क्योंकि नॉर्मल पिल्स को याद रखने के लिए बहुत टफ साइड हो जाता है, क्योंकि आपको एक अल्टरनेट डेज में लेना होता है। इस चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन लास्ट में क्या होता है हमारे पास, और सोशल इविल है दैट इज रेप। ये हमारे पास क्या हो गए, इन सभी के अगेंस्ट एमटीपी, हमारे पास एमटीपी का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और एक तीसरा कंडीशन क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम है, वैसा प्रेगनेंसी दैट क्रिएट प्रॉब्लम टू मदर और चाइल्ड, इस कंडीशन में भी हम लोग एमटीपी कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों के लिए प्रॉब्लम है, कैसा प्रॉब्लम है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, तो उस केस में भी हम लोग एमटीपी को कर देते हैं। और या फिर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्रीवियस नॉलेज नहीं लिखते हैं हमारे पास, इफ वी नो एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, अगर हम लोग उसको ट्रीट कर लिए तो अच्छी बात है, अगर ट्रीट नहीं कर पाए ट्रीटेड देन कोई से नहीं, अगर ट्रीट नहीं किया इफ नॉट देन यूज एमटीपी, ताकि प्रॉब्लम्स ना हो। हमारे पास सेफ टेयरिंग कब होता है, एमटीपी इज सेफ, ये याद रखना, एमटीपी इज कंप्लीटली सेफ ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर या अप टू 12 वीक। याद रहेगा, ये क्या था हमारे पास इंपॉर्टेंस। क्लियर है सभी को, आगे चले। इसी के साथ लिख लो थर्ड ट्राइमेस्टर में, नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ लिखो सेकेंड ट्राइमेस्टर में। हमें ये क्या क्या हुआ प्रवीण, नहीं समझ में आया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा ना, मतलब 3 महीने, एक ट्राइमेस्टर तो 3 फर्स्ट महीने का लिखना होता था, थर्ड लिख दिया, 12 वीक, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट की जगह थर्ड लिख दिया। वाह, थर्ड में तो कभी जीवन में नहीं कर सकते यार, फर्स्ट लिखना था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कि अप टू 12 वीक। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बाय मिस्टेक, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ट्राइमेस्टर से क्या होता है, ये पूरी तरीके से कंप्लीटली सेफ होता है। अब इसके बाद जो सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि फोर्थ मंथ शुरू होता है, वहां से हमारे पास क्या हो जाता है, वेरी रिस्की हो जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर और मोर क्या हो जाता है, वेरी रिस्की या क्रिटिकल। सॉरी फॉर डैट, कोई माइंड नहीं करेगा, वहां पर जस्ट बाय मिस्टेक फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक की जगह हमारे पास क्या हो गई है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्लियर है सभी को। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या है एमटीपीज के साथ, क्योंकि एमटीपीज मोस्टली जो होते हैं हमारे पास, मोस्टली क्या कर लिया गया, इलीगल परफॉर्म करते हैं। तो प्रॉब्लम विथ एमटीपीज रेड से लिखते हैं, प्रॉब्लम क्या है एमटीपी के साथ, मोस्ट ऑफ एमटीपीज आर इलीगल, मोस्ट ऑफ एमटीपीज आर इलीगल। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस ही आएगा डायरेक्टली, सीधी सी बात है। और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर पूरे एमटीपीज की बात करें तो अमीनो सिंथेसिस से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहता है।
ठीक है, दूसरा क्या होता है, मिसयूज ऑफ इम्यूनोसेंटेसिस, मिसयूज ऑफ इम्यूनोसेंटोसिस, ठीक है, मिसयूज ऑफ इम्यूनोसेंटेसिस, क्या लिख दिया, क्लियर है, यही हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसयूज ऑफ इम्यूनोसेंटेसिस डन फॉर, टेस्ट किसके लिए डन करने लगते हैं, टेस्ट डन फॉर फीमेल सेक्स, फीमेल फीटल या फीटल सेक्स डिटरमिनेशन करो, फीटल सेक्स डिटरमिनेशन। हालांकि ये अब उतना बहुत जगह लोग क्या हो गए हैं, मतलब अवेयर हो चुके हैं, तो अब ये चीज अब नहीं होता है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। नहीं तो पहले हमारे पास मेल बाई फीमेल सेक्स रेशियो बहुत ही ज्यादा क्या था, कम था, किसी किसी स्टेट में बहुत ही ज्यादा कम था, लाइक हरियाणा, बिहार, कुछ स्टेट इन दोनों में हमारे पास अभी भी मतलब सबसे पीछे, मतलब हरियाणा में सेक्स रेशियो कम है, बिहार में भी उसके कम है, और भी हमारे पास स्टेट है, यानी कि जितने भी थोड़े जहाँ पे हमारे पास एजुकेशनल की एजुकेशन चीजें थोड़ी कम है, या फिर जो लोग नहीं समझ रहे हैं, या फिर जो वट एवर जो भी रीजन है प्रीवियसली, वहां पे उस केस में हमारे पास मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो क्या है, हमारे पास कम है। हाउएवर दिस अब कम्प्लीटली हर जगह मोस्ट ऑफ लोग चीजों को समझ चुके हैं, अब ये चीज नहीं देखने को मिलता है। और बाकी जो हमारे पास कुछ रिचुअल्स थे, जैसे कि जो पुराने जमाने की दादी अम्मा लाइक दैट दे ट्रीट बॉयज मोर प्रिफर, तो वो वाली चीज था, उस केस में भी हमारे पास बहुत लोग मिसयूज करते थे या फिर चीजों को नहीं समझते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास मोस्ट ऑफ केस फीमेल होता तो भी लोग उतना ही खुश होते हैं जितना कि मेल बॉय होता। तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये पुरानी चीजें थी तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बट फिर भी जब तक कोई इशू ना हो तब तक एमटीपी ना कराया जाए, चाहे वो चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है इट्स फार बेटर दे कैन यूज एमटीपी, या फिर जब हमें पता चल गया तो उसको उसी टाइम अगर पॉसिबल है तो उसको ट्रीट करा लिया जाए। कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर भी आजकल पॉसिबल है, क्या कर देना उसको, मतलब मॉडिफाइड कर देना या फिर ट्रीट कर देना, ठीक है, जब हमारा इन द फीटल कंडीशन में भी हो जाता है, इन सारी चीजों को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमेंडमेंट जो लाया था, अमीनोसेंटेसिस कैसे होता है सभी को पता है ना, एमनियोटिक फ्लूइड ले लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, अर्शिका, मैंने बताया था वैसे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, क्या क्या, हाँ शॉक को एब्जॉर्ब करता है, वेरी गुड। यानी कि फीमेल, यानी कि जो बेबी है और फीमेल बॉडी के बीच में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जो लेयर हो जाता है, उस लेयर में हमारे पास क्या फील्ड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड फील्ड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड फील्ड होने की वजह से हमारे पास शॉक एब्जॉर्बेंस होता है। आपने एनिमल किंगडम पढ़ते टाइम मैंने कुछ चीजें बताया था, जैसे आपने नोटिस किया होगा, जैसे जो जो एनिमल्स अंडे को जो एनिमल्स अंडे को ध्यान रखना पानी में देते हैं, उनके अंदर हमारे पास जो फ्लूइड होता है वो नहीं होता है, और जो एनिमल जो डायरेक्ट लैंड पे होता है वहां पे फ्लूइड पाया जाता है, ऐसा क्यों, जो उनके एग्स होते हैं, प्रवीण। सर वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं तो वहाँ पे शॉक भी कम लगते हैं और उसके लिए अब्जॉर्ब हो जाता हाँ, है। वाटर के हमारे पास उतना हार्ड सरफेस नहीं है तो वहां पे हमारे पास नहीं पाया जाता है, जबकि जो लैंड होता है वो हार्ड सरफेस है, तो उस केस में जब मतलब एग लेइंग होता है तो वहां पे डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डेट्स वाई वहां पे भी फ्लूइड पाया जाता है, और यहाँ जो पानी में देते हैं वहां पे फ्लूइड की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, वेरी गुड। तो यही था हमारे पास एमिनोसेंटेसिस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली हम लोग फीटस और उसके बीच में जो हमारे पास क्या होता है, कुछ सेल्स जो लेयरिंग होती है उसमें हमारे पास फिटल के कुछ सेल्स, ऑब्वियस ही बात, जब टच है तो कुछ सेल्स आएंगे, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड को हम लोग जब टेस्ट करते हैं तो वहां पे फिटल के बारे में सारे के सारे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो हमें मिल जाता है, जेनेटिक स्टडी कर लेते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं। जब भी हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए करते हैं तो उसका ड्रॉबैक क्या है कि हमें पता चल जाता है कि कितने क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर नहीं है तो क्रोमोसोमल XX है या XY है, और इससे इजिली पता चल जाता है कि जो आने वाला बेबी क्या है हमारे पास, मेल है कि फीमेल है। जब फीमेल होता है तो पहले के लोग फिटिसाइड कर देते थे, अभी भी बहुत जगह कुछ कुछ जगहों पे है। तो इन सारी चीजों को प्रॉब्लम, हालांकि अब हर एक हॉस्पिटल पे
कंप्लीट रेगुलेशन लिखा रहता है। आप किसी भी हॉस्पिटल पे जाओगे वहां पे लिखा रहता है यहाँ पे अमीनोसेंटेसिस नहीं होता है, या फिर अगर होता है तो आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए, ध्यान रखना। हाँ, एमटीपीज करा सकते हो 12 वीक तक, कोई आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा रिगार्ड एक्सेप्ट द फॉर्मल टर्म्स। कुछ चीजें बेसिक फॉर्मेलिटी किया जाएगा वो किया जाएगा, बट अदरवाइज आपको ऐसे कोई मतलब जल लाइक कोर्ट का ऑर्डर होना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट देख लो, हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनहांस कर दिया एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट, एमटीपी अमेंडमेंट, दोबारा से इसको रिवाइज किया गया एक्ट, जो कि कब लागू किया गया 2017 में। ये थोड़ा सा ड्यूरेशन को बढ़ा दिया गया और ज्यादा कुछ नहीं किया गया चेंज। इसमें क्या हो गया था, रिड्यूस इलीगल एबॉर्शन, रिड्यूस इलीगल एबॉर्शन। क्योंकि लोग क्या करते थे कि हमारे पास कैसे रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो हमारे पास 12 वीक था, इस चीज को मेडिकल प्रैक्टिशनर तक ये कंप्लीट कर दिया कि कोई आपको ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, और फिर भी किसी को कुछ ज्यादा इशू है, रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो वहां से 12 से 24 मंथ तक भी आप लोग प्रॉपर अगर डॉक्टर बोलता है तो आप करा सकते हो। जिससे क्या हो, इस चीज से क्या हो कि जो इलीगल एबॉर्शन था वो रुक जाए। इलीगल एबॉर्शन क्या था, रुक जाए, क्योंकि जनरली कई बार लोगों को पता ही नहीं चलता है थर्ड ट्राई मतलब सॉरी 3 मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, उसके बाद इलीगल हो जाता है। पहले लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, इलीगल था। 12 वीक से आप ज्यादा करोगे तो अनसेफ भी था और इलीगल भी था। इस ड्यूरेशन को बढ़ाने की वजह से हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस इलीगल एबॉर्शन हो गया। बट अभी तक इसका कोई अभी प्रॉपर डाटा नहीं आएगा, जब हमारे पास नेक्स्ट सेंसस होगा तब पता चलेगा कितना रिड्यूस। बट ऐसा माना गया कि हमारे पास इससे क्या बढ़ाने की वजह से क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा इलीगल एबॉर्शन को। बस ये आपको याद रखना था रिगार्डिंग द एमटीपीज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे चले। हाँ ठीक है, थर्ड मंथ या सही है, ठीक है, उसमें मिस्टेक हो गया था। चलो नेक्स्ट है हमारे पास एसटीडीज। चलो इसी एसटीडीज पे एक चीज क्वेश्चन याद आ गया। हम लोग जब बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, याद करो, मतलब 11th में मोनेरा, 11th में मोनरा पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे थे। तो वहां पे एक डिजीज था, वहां पे एक बैक्टीरिया था जो एक डिजीज कॉज करता था। कोई बताएगा वो बैक्टीरिया कौन सा था और वो कौन सा डिजीज कॉज करता था? दोनों चीज आप ही को बताना है। याद करो, 11th में मैंने लिखाया भी था और बताया भी था। जो सर थोड़ा एसटीडीज, जो एसटीडीज से रिलेटेड था। बाकी कोई भी डिजीज मत बताने लगना, टाइफाइड कॉलेरा ये सब, वहां पे भी बताया गया था। हाँ गीतांशी बताओ। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास एसटीडीज। स्पेसिफिक हो सकता है कौन सा? सर, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताओ। मैंने बता दिया। मोनेरा में हम लोग यू बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, या सॉरी पैरासिटिक बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। वहां पे मैंने कुछ डिजीजेज के नाम लिए थे, ठीक है। उन सभी डिजीजों में एक एसटीडी डिजीज भी था जो बैक्टीरिया कॉज करता था। याद करो, जो वेजाइना को इन्फेक्ट कर देता था। सिफिलिस, वेरी गुड। कौन कॉज करता था सिफिलिस? प्रवीण। देखो देखो 11th नहीं पढ़ रहे तुम लोग, बहुत मार खाओ। एसटीडीज, हाँ प्रवीण बताओ। वो जो हैंड रेज किया है, ये नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, ऐसा मत बोल बालक, बताया हुआ है सब। बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि चैट करो। हाँ, ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये क्या है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। और ट्रिपेनोसोमा तो नहीं लिख दिए, हाँ ठीक है। और सीखा ट्रिपोनिमा पैलेडियम, ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना। ये कोई ट्रिपेनोसोमा प्रोटोजोआ या फिर वायरल डिजीज नहीं है। सिफिलिस क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपोनिमा पैलेडियम। वहां पे लिखाया गया है, मैंने लिखा है, होप सो आप लोग को याद हो। तो पीछे से नोट्स भी पढ़ना जरूरी है गीतांशी, ठीक है। रिवाइज नहीं कर रहे हो। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एटलीस्ट कभी गलती से भी मत बोलो सारे एग्जाम्पल, फंजाई से लेके सब कुछ। वैसे आप लोग का कुछ बात हुआ रिगार्डिंग द 11th?
ऑफिशियल से एनीवन? कुछ बच्चों का नाम है उसमें, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी, कुछ भी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ वो बात की बात है। सर नेक्स्ट वीक बोल रहे थे। नेक्स्ट वीक मैम बोल रही थी 2 से 3 दिन में चालू होगा। नहीं वो तो मैं समझ गया एग्जैक्टली क्या हो रहा था, मतलब कि टाइम टेबल या फिर ऐसा कुछ आप लोग से डिस्कस होगा। पोल लगाया तो था टाइम का। ओके चलो ठीक है, तो वो सब सारी चीजें करना है, आप लोग को ही करना है। तो उसमें जब तक आप लोग नहीं आएंगे हम लोग भी क्या करेंगे। और 11th बहुत जरूरी है, मैं कितना हर बार बताता हूँ कि 60% सिलेबस वहीं से आता है। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं स्टडीज देखने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट चीज एक क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी इधर उधर भागेगा नहीं, अभी हमारे पास टाइम है प्रॉपर। देखो हमारे पास स्टडीज क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। यहाँ पे सेक्सुअल या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्यों किया गया, जब हमारे पास कोई पर्सन इंटरकोर्स करता है तो वहां पे हमारे पास डिजीज ट्रांसफर होने का चांसेस ज्यादा होता है। मान लो मेल में है डिजीज, कोई वटेवर कुछ भी डिजीज हो सकता है, तो वो डिजीज हमारे पास फीमेल को भी इन्फेक्ट कर सकता है। तो या फिर इस पूरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को एक और नाम से जानते हैं, वेनेरल डिजीज। क्या बोलते हैं, वेनरल डिजीज या एसटीआईज, या फिर इसको बोलते हैं आरटीआई, रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज, या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज। इन सारी डिजीज के साथ हमारे पास अलग अलग इशूज है, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। और भी हम लोग क्या कर, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग बाल के गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, ये सारी चीजें जो गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनाइटल हर्पिस है, ये सब के सब हमारे पास अल्टीमेटली पेल्विक इन्फ्लामेटरी, पेल्विस रीजन में जो कुछ भी हमारे पास ऑर्गन्स है उन सभी के अंदर क्या कॉज कर देता है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। अब इन्फ्लामेशन से हमारे पास अल्टीमेटली क्या होगा कि इनफर्टिलिटी एक नया टर्म हो जाएगा। जब हमारे पास पीआईडी हो जाएगा तो उससे हमारे पास इनफर्टिलिटी होगा, यानी कि फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाता है। और भी हमारे पास क्या हो सकता है, जेनेटल वार्ड्स हो सकता है, ट्राइकोमोनासिस हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है, और अल्टीमेटली नेचुरल एबॉर्शन भी हो सकता है। क्योंकि बच्चा उसमें हमारे पास यूट्रस में तो अटैच हुआ, बट वो क्या टर्मिनेट हो गया। जैसे कि अगर आपका एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियोसिस है, या एंडोमेट्रियम का वॉल खराब है, या पूरी तरह से डेवलप नहीं है, ये सारी चीजें अल्टीमेटली लेके हमारे पास क्या कर सकता है, एक तो डिजीज होगा अलग, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है, या सम टाइम वो फीमेल हमारे पास मतलब बेबी को प्रोड्यूस ही नहीं कर सकती है। और क्या हो सकता है, हमारे पास स्टिल बर्थ हो सकता है, मतलब स्टोन बेबी हो सकता है, मरा हुआ बेबी प्रोड्यूस हो सकता है। या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कैंसर और एचआईवी जैसे लीडिंग डिजीज भी हो सकता है, कैंसर और एचआईवी जैसे लीडिंग डिजीज हो सकता है ड्यू टू द, ये सारे डिजीज मैंने जितने भी नाम लिए सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी। ये दोनों एक अलग डिजीज है, बट हमारे पास ये दोनों के दोनों सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा भी फैल जाता है। हाउएवर ये जो एचआईवी और हेपेटाइटिस बी है, ऐसा कंपलसरी नहीं है किसी पर्सन को हो जाए वो सेक्सुअली ही ट्रांसमिटेड हुआ है। ये हमारे पास सर्जिकल हो सकता है, निडिल के द्वारा हो सकता है, इन्फेक्टेड निडिल का, या बार्बर के हमारे पास जो बार्बर बनाता है वो क्या बोलते हैं, ब्लेड से भी हो सकता है। तो ऐसा हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि अगर किसी को एचआईवी और हेपेटाइटिस बी हुआ है तो वो हमारे पास सेक्सुअल एक्टिविटी के द्वारा ही हुआ है। हाँ चांसेज हो सकते हैं बाय द स्टडीज, इसीलिए हम लोग उसको इसके अंदर भी पढ़ते हैं। अब इन सारी चीजें जो हमारे पास डिजीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक सेफर इंटरकोर्स नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे पास मल्टीपल पार्टनर के साथ कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मल्टीपल पार्टनर्स कंप्लीटली शुड बी अवॉइडेड, यू मस्ट शुड हैव वन पार्टनर ओनली, जिससे हमारे पास ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्सन ही ना हो। पहला। दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है कि जब भी हम लोग यूज करें एक सेफर साइड, हाइजीन को मेंटेन करें, और मोस्टली हमेशा फिजिकल बैरियर का यूज करें। इफ डोंट वांट प्रेगनेंसी, या फिर अगर आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, देन हमारे पास अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करें ही ना, जिससे हमारे पास किसी भी तरह का एसटीडीज होने का चांसेज ही ना हो। या फिर सिंपली बोले तो इसको यूज ऑफ फिजिकल बैरियर, मेल भी कर सकता है, फीमेल भी कर सकता है, इट्स अप टू, या दोनों कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेल करे, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ फीमेल करे, या फिर दोनों भी कर सकते हैं, ताकि हमारे पास क्या एसटीडीज ना हो। जब हमारे पास प्रेग्नेंट होना है, जब आपको बेबी प्लानिंग करनी है,
सिर्फ उसी टाइम पे हमारे पास अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी करें, अदरवाइज ना करें। इससे हमारे पास एसटीडीज क्या होता है कि कंप्लीटली या मोस्ट ऑफ केस में हम लोग जो ऐसा मानते हैं कि एसटीडीज नहीं होता है। ऑल्दो जब मैं एक्सक्रीशन पढ़ा रहा था तो आप लोग को याद होगा कि वहां पे हमारे पास जो फीमेल आर मोर प्रोन टू द यूटीआईज इज डिफरेंट थिंग, एसटीडीज इज डिफरेंट थिंग। बट ऐसा हो सकता है कि अगर आप मतलब एक सेफ इंटरकोर्स नहीं कर रहे हो तो उस केस में यूटीआईज भी हो जाए, और उस केस में हमारे पास एसटीडीज के भी चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर आपके मतलब जो भी जेनेटल ऑर्गन्स है, अगर वहाँ पे किसी भी तरह का बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन है, या उसमें फंगल के स्पोर्स हैं, या वट कुछ भी है, वहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को इन्फेक्ट कर सकता है। उसमें से फीमेल ज्यादा प्रोन होती है। वहाँ पे भी हम लोग, आप लोग को पता होगा कि क्यों रीजन मैंने बताया था, क्योंकि हमारे पास यूरेथ्रा शॉर्ट होता है इन द केस ऑफ द फीमेल। इस एसटीआई के अलावा, मतलब एसटीडीज के अलावा फीमेल की यूटीआई इन्फेक्शन भी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और किसी भी तरह का अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो आप प्रॉपर अर्ली उसका डिटेक्शन करें और कंप्लीट ट्रीटमेंट ले बाय द डॉक्टर्स। ये सब हमारे पास प्रिवेंशन थे किसके, एसटीडीज के, जिसमें से सबसे मतलब ये देखा जाए एसटीडीज को रोकने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूज ऑफ फिजिकल बैरियर। इफ डोंट वांट प्रेगनेंसी देन यूज फिजिकल बैरियर मेथड्स। देन दूसरा चीज क्या है, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर या फिर अननोन पार्टनर से मतलब कैजुअल रिलेशनशिप बनाना। ये दोनों चीज को अवॉइड करना चाहिए कम्प्लीटली। उसके अलावा हमारे पास एक सेफर साइड क्या होना चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए ड्यूरिंग द कोइटस, मेल और फीमेल बोथ पार्टनर, नॉट ओनली सिंगल पार्टनर, जिससे क्या हो हमारे पास एसटीडीज ना हो। और दूसरा यहाँ पे मेंटल जो सोच है उसको भी चेंज करना है। अगर किसी पर्सन को एचआईवी या हेपेटाइटिस बी जैसे डिजीज है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास एसटीडी है, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से हुआ। हमारे पास लॉट्स ऑफ चांस शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स हो सकता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकता है, फिटस से मदर में मदर से फिटस में भी हो सकता है, जो बाद में जाके पता चलता है उस बेबी को हो गया। बट जनरली ऐसा होता नहीं है। एचआईवी के चांसेस, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। आप लोग के स्कूल में एक बार एचआईवी का कुछ हो रहा था तो पूछा गया था, जिसमें से कनिष्का कुछ बोली भी थी, कनिष्का एंड दिव्यांशी। तो कनिष्का वहां पे बताई गई थी, क्वेश्चंस भी पूछा गया था आप लोग से, मोस्ट ऑफ लोगों ने सही जवाब दिया था। एचआईवी नो डाउट ऑब्वियसली आता है हमारे पास इन्फेक्टेड मदर से fetus में, बट इसके चांसेस कम होती है एज कम्पेयर टू द अदर मेथड। ठीक है, ध्यान रखना कम होती है, नहीं तो ऐसे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। कि एक तरह से हमारे पास प्रिवेंशन है, अगर है तो इसको रोका भी जा सकता है। अगर पता है कि मदर इज द एचआईवी पॉजिटिव बट उसे अपने बेबी को एचआईवी पॉजिटिव नहीं करना है तो कैन बी ट्रीटेबल दिस कैन बी ट्रीटेबल, ताकि बेबी को ना हो। और कई बार नेचुरली भी चांसेस कम होते हैं कि फिटस को हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कैन बी। ठीक है, चलो अब हम लोग लिख लेते हैं स्टडीज के बारे में, किसी भी चीज को देखते हैं। डिजीज और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडीज। डिजीज और इन्फेक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, डिजीज। सभी को समझ में आया, जल्दी बताओ। ठीक है, डिजीज और इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटी, ट्रांसमिटेड ध्यान रखना। और भी डिजीज होती है जो सेक्सुअल एसटीडीज के अलावा, जैसे पीसीओडी। जरूरी नहीं कि पीसीओडी हमारे पास सेक्सुअल ट्रांसमिटेड से ही हुआ हो, दिस इज द हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, तो उस केस में भी हमारे पास एसटीडीज हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नथिंग कंपल्सरी कि ऐसा होगा ही, हाँ। जिसमें से मोस्ट ऑफ चांस देखने को मिलता है जो जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो जनरली हमारे पास एसटीडी मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू ही होता है। बट यूटीआईज इज डिफरेंट थिंग, यूटीआईज हमारे पास नॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि हम फीमेल में तीनों चीज का हमारे पास अलग अलग वो है। मेल के केस में हमारे पास दोनों कॉमन ओपनिंग है, जबकि फीमेल के केस में हमारे पास कॉमन ओपनिंग नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ द फ्रॉग both three are is the common opening. That opening is called Gitansi. Lower organism, not lower. फ्रॉग कोई लोअर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो फ्रॉग में अगर देखा जाए कॉमन ओपनिंग होता है, उस कॉमन ओपनिंग को क्या बोलते हैं गीतांशी? गीतांशी आर यू देयर? सुजल? सर क्लोएका। क्लोएका, वेरी गुड। तो ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास देखो सेक्सुअल इंटरकोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल
इंटरकोर्स, इंटरकोर्स। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, CORS। नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, सेक्सुअल स्वेलिंग हो सकता है इन द जेनिटल रीजन, स्वेलिंग इन द जेनिटल रीजन। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जेनिटल रीजन आर कॉल्ड स्टडीज, और क्या कर सकते हैं, वीडी, वीडी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेनेरियल डिजीज, वेनेरियल डिजीज, इसको अंडरलाइन कर लो, वेनेरियल डिजीज। ठीक है, और इसी को क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, RTI इन्फेक्शन। ये राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सारा कुछ हमारे पास अलग अलग नाम है, जो कि हमारे पास क्या हो जाता है, RTI। RTI क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना है आप सभी को, कई बार आ जाएगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर ऑड वन आउट करो। इस सारे किस को लिखो, गोनेरिया, ROHEA। विवेक भाग गया, बहुत मार खाएगा। सिफिलिस, SYPHILIS। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज। अब यहाँ पे एक होमवर्क दूंगा और कल सभी लोग दिखाना, ग्रुप में डालना, ग्रुप में नहीं मतलब यहीं पे अपने ग्रुप में आप लोग डालना, लीड्स टू पेल्विक इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेटरी डिजीज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, PID। क्वेश्चन आ सकता है, PID इंक्लूड गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस। ठीक है, और क्या आता है हमारे पास, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, ये सब के सब क्या है हमारे पास, डिजीज है, सब के सब क्या है हमारे पास, इनफर्टिलिसिस। नेक्स्ट है हमारे पास CHLA, क्लेमाइडियासिस। नेक्स्ट डिजीज क्या है हमारे पास, जेनिटल वार्ड्स। अभी होमवर्क दूंगा और होमवर्क सभी को करना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस B। ठीक है, एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सब डिजीज है। एक्टोपिक, एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, मैंने बताया था पढ़ाते टाइम। हाँ बताओ जो भी है, सुजल। सर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं पे हो जाना है, हाँ, एंडोमेट्रियम। यूट्रस, यूटेराइन वॉल के अलावा, यूट्रस के अंदर हाँ, यूटेराइन वॉल के अलावा कहीं और हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एबॉर्शंस, स्टिल बर्थ, देख लो कितने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर है। कैंसर ऑफ द HIV, कैंसर हो सकता है, और HIV लीडिंग टू एड्स, डिजीज क्या हो जाएगा, एड्स। और HIV तो हमारे पास वायरस का नाम। अरे भाई कॉल नहीं उठाया मतलब। चलो, अर्ली सिम्टम क्या हो सकते हैं हमारे पास, अर्ली सिम्टम्स, सबसे पहले हमारे पास इचिंग हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन,
इन्फ्लामेशन etc। ठीक है, कहाँ पे? जेनिटल रीजन के आसपास इन्फ्लामेशन etc हो सकता है। हाँ सुजल बताओ। सर ये अर्ली सिम्टम्स में फ्लूइड डिस्चार्ज का क्या मतलब है? किसका? ये फ्लूइड डिस्चार्ज का क्या मतलब, एक बार ये एक्सप्लेन कर दो अर्ली फ्लूइड सिम्टम्स। डिस्चार्ज, देखो जो हमारे पास फीमेल्स में या फिर मेल्स में भी हमारे पास जैसे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है, उसी तरह फीमेल में भी अगर हमारे पास कई टाइप के फ्लूइड है, जैसे वाइट डिस्चार्ज अगर एक्सेस हो रहा है, तो ये सब कुछ हमारे पास सिम्टम्स है, एसटीडीज के चांसेस हो सकते हैं, बट ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, जो हमारे पास प्री, जैसे कि हमारे पास जो काइटिस के दौरान उस समय भी फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, उसके अलावा भी हमारे पास अगर वो नॉर्मल विदाउट काइटिस, वो आई मीन बिना किसी रीजन के हमारे पास फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यू है हमारे बॉडी में, तो उसको तुरंत जल्दी से जल्दी क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास एसटीडीज कितने एज ग्रुप से सबसे कॉमन है? 15 से लेके 24 ईयर्स तक सबसे ज्यादा कॉमन होता है। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी इश्यूज हैं, क्योंकि हमारे पास हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, जिससे लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं, लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारी चीजें, इसलिए इस एज में हमारे पास जनरली देखने को मिलता है स्टडीज। प्रिवेंशन की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंशन, सबसे पहले प्रिवेंशन क्या होता है? यूज ऑफ बैरियर्स, फिजिकल बैरियर ड्यूरिंग कैजुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? एवॉइड किसको एवॉइड करना? सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर। एवॉइड सेक्स विथ अननोन और मल्टीपल पार्टनर। दूसरा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? बैरियर हो गई, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, इफ एनी इशू और डाउट, कंसल्ट टू डॉक्टर्स या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ये हमारे पास क्या होते हैं? इन दोनों चीजों को अर्ली ट्रीटमेंट किया जाए ताकि चीजें हो। ये था हमारे पास एसटीडीज। अब कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई डाउट है? इतना अगर आपको याद है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जरूरी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, इसके क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे ना, नॉर्मल लाइंस बनने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे इस वाले अगर क्वेश्चन से आता है तो डायरेक्टली क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि एकदम एनसीईआरटी की लाइन से है, लिटरल फॉर्म्स में भी लिख के आ सकता है। इसीलिए मैंने शुरू में कैजुअल बता दिया, याद रखने की उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं। तो कैजुअल लाइन से आ सकता है, उस लाइन्स को हमें समझना है कि वो एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। तो ये सारी चीजें देखा जाएगा जिस क्वेश्चन में, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जब आप मंडे को सॉरी वेडनेसडे को टेस्ट है, सभी को याद है ना, और सभी लोग आना प्लीज, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा वो लगता है मेहनत, तो आप लोग सभी लोग आए। सर क्या एचआईवी ब्रेस्ट फीडिंग से भी होता है? हाँ हो सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। हो सकता है बट ऐसा जरूरी नहीं, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से भी। ये आप नहीं थी क्या उसमें? कनिष्का को तो याद होगा, है कनिष्का? याद है? भूल ही नहीं रही कनिष्का, है भी या नहीं? और कनिष्का पता नहीं, नहीं है, ऐसा तो नहीं है छोड़ के चली गई? चल कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला जो कहानी है, ये मतलब लाइक डेट की नहीं होता है जनरल, मतलब होता है बट हमें इसका एग्जैक्टली रीजन नहीं पता अभी तक, अननोन कि आखिर क्यों होता है, कैसे ट्रांसफर हो जाता है। रीजन इज अननोन बट दिस इज लेस कॉमन। ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा। उसी तरह हमारे पास जो वहां पे भी होता है,
फीमेल से उससे ज्यादा चांस तो वो होता है प्रेगनेंसी के टाइम की, हमारा मदर पॉजिटिव है तो बेबी के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद देना, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 करो जरा। करने के लिए तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं भेज दूंगा, आप लोग सभी लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 24। प्रवीण, अर्शिका, कनिष्का, चेष्टा, अदिति। अदिति हो आप? यस सर। चलो क्वेश्चन बताओ फिर। सर both A and B are true. होगा। Natural method option. of contraception is traditional method to prevent pregnancy. The basic principle of natural method of contraception is avoid the contact between the ovum and the sperm. हाँ ठीक है। क्या है? किसी का सी है, सी के अलावा भी है क्या किसी का? एक मिनट, क्लास में बालक। क्लास चल रहा है ना? चलो जल्दी बताओ क्वेश्चन। हाँ ऑप्शन सी। बाकी कोई नेक्स्ट हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। B option. सभी लोग, अर्शिका बी, प्रवीण बी, हाँ। ए पॉपुलेशन विद डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वुड सो क्या होगा? ए पॉपुलेशन विद डिक्लाइन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट की मोर्टेलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे पॉपुलेशन होगा तो ज्यादा से इंक्रीज पॉपुलेशन, ग्रोथ की जगह पे ना। क्वेश्चन अभी पूछना चाह रहा था बट यहाँ पे ग्रोथ कहाँ, कोई मतलब नहीं है, ग्रोथ इज डिफरेंट थिंग। चलो क्वेश्चन नंबर 20। सर check the population growth है या increase? अगर मान लो हमारे पास सिर्फ ग्रोथ लिखता है तो यहाँ पे ग्रोथ ऐसा कुछ मेजर नहीं कर सकते हैं, तो यानी ऑप्शन ए हो जाता। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने का कॉन्टेक्स्ट था वो वही था कि इन्फेंट रेट, जैसे कल मैं बताया था, जब इन्फेंट रेट बहुत कम हो गया था, मोर्टेलिटी एंड मदर का भी मोर्टेलिटी कम हो गया था, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोड किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी बताओ। किसका है पता ही नहीं चल रहा, किस कौन डी किसका बोल रहा है, बी किसका बोल रहा है। 20 20 का कोई तो बताओ, नहीं आ रहा है क्या? विच अमंग द मेजर कैन बी ऑप्ट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कौन चेक करता है? हालांकि सिंपल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तभी तो बताया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हुआ सभी को? इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21। सर आर्ट क्या होता है? अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे आर्ट, ये सारा कुछ टेक्निक है हमारे पास। ठीक है, आर्टिफिशियल टेक्निक है। जब टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आईवीएफ हो गया, आर्ट हो गया, मतलब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है जिसमें अलग अलग बहुत सारे कंडीशन है, जिसके अंदर आईवीएफ आ जाता है,
आईवीएफ में कई टाइप का होता है, बट इन जनरली हमारे पास आईवीएफ जो जनरली टेस्ट टू बेबी जिसको बोलते हैं, हर जगह आपने बड़े बड़े बैनर्स देखे होंगे, दिस इज द आईवीएफ सेंटर। तो ये भी अब कई टाइप का होता है, गिफ्ट होता है, ईटी होता है, अलग अलग चीज को देखेंगे जब हम लोग अभी पढ़ेंगे तुरंत। ठीक है, ये पूरे एक ग्रुप को बोल देते हैं आर्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है प्रवीण, आर्ट के अंदर ढेर सारा कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक चीज नहीं पढ़ना है। ये ग्रुप को जस्ट एक मतलब रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक, जस्ट एक वर्ड है। चलो करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नहीं आ रहा है क्या? तुम लोग पढ़ क्यों नहीं रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे तो दिखाई दे रहा है। हो सब? चलो बताओ फिर। One child nor is a threat to the population growth rate of India. नहीं, ऑप्शन ए गलत हो गया। Statutory raising of marriageable age of males and females check the population growth. Yes. ऑप्शन सी। तुम लोग नहीं बताए, मुझे ही करना पड़ा। बताओ तो थ्रेट का मतलब क्या हो गया सर? किसका? थ्रेट का थ्रेट का मतलब खतरा। सर, मतलब एक चाइल्ड तो रहेगा सर सही तो होना चाहिए। तब होगी ना। One child nor is a threat to population growth rate in India. पॉपुलेशन अगर ग्रोथ वन चाइल्ड नॉर्म होगा तो थ्रेट कैसे हुआ? ये तो पॉपुलेशन कम ग्रोथ कर देगा ना नहीं होगा हमारे ना। पास। जब थ्रेट कब होता है? जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं होता, जिसको जितना बच्चा पैदा करना करो। दैट इज डिफरेंट थिंग। समझ गए? देखो इसको, इसमें पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे जो जनरल वर्ड्स, जनरल लाइंस बहुत आएंगी, इसलिए आपको थोड़ा सा इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। फिर हिंदी में लिखा रहता है तो हिंदी भी पता होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही लाइंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है, इजी क्वेश्चन है, चलो उसे बता दो। ये मैंने लिखा था कितना होता है मेल और फीमेल्स का। ध्यान से पढ़ना, पहले मेल लिखा है बाद में फीमेल लिखा है। देख, सी कौन था ये? प्रवीण, मैं अभी बताया सर कि सी। से लिखना पढ़ना, उसमें मेल एंड फीमेल आगे पीछे दिया है और उस ऑप्शन भी उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे दिया है। सी सर। देख इसको, मेल का एज क्या होता है? 21 होते हैं सर। और ये निखिल कोहली कहाँ गया? कौन है निखिल कोहली? सर बोल तो रहा हूँ 21 मेल का 21 और फीमेल का 18। प्रवीण का सी है। अरे पहले बी बोला था, सी चेंज कर दिया, गजब बालक है ये। मेरा तो सी है, एक ही ऑप्शन आया है। ठीक है, अरे तुमने पहले बी बोला है फिर सी बोला है। लास्ट क्वेश्चन का था। अच्छा चलो ठीक है फिर। निखिल का क्या हो गया? बी कैसे हो गया निखिल? तुम अलग ही चल रहे हो। वेरी गुड। देखो हमारे पास मेल का एज कितना होता है 21, फीमेल का एज कितना होता है 18। ऑप्शन क्या हो गया? 21 एंड 18। क्वेश्चन नंबर 25। इन पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेथड, ध्यान से करो, क्या होता है? एक टाइम पीरियड पे हम लोग जब इस चीज को क्या बोलते हैं? सर सी, सॉरी डी ऑप्शन। तो मत मारो, ऐसे ही आराम से करो। नहीं सर डी ऑप्शन। देख इसे, और तुमने 3 ऑप्शन बोल दिया, कौन सा सही मानूं मैं? सर बी फॉर बॉल। अच्छा बी फॉर बॉल, और कोई? सुजल। बाकी लोग करो। पीरियोडिक एब्सटिनेंस मतलब कुछ टाइम तक रुके रहना, अब नहीं करना सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सारी चीजें क्या होता है? ऑप्शन बी इज द राइट। वेरी गुड सभी का। क्वेश्चन नंबर 26, बस 2 क्वेश्चन और करेंगे। सर सी, सी फॉर कैट। सुजल का सी, चेष्टा का बी। चेष्टा 26 का बता रही हो क्या, या फिर अदिति? बाकी लोग तो ऐसे बैठे हैं, जस्ट जस्ट दे आर लाइक। इसका होगा ना 26 का क्या है गीतांशी? सर? बी।
26 का बी, 25 का भी बी, 26 का और लोग, प्रवीण भी बी। चलो देख लेते हैं। During which period of the typical menstrual cycle of 28 days, coitus should be avoided to prevent conception naturally? Zero to 5 days, that is a menstrual cycle. B option है 5 to 8 days after the menstrual flow. Next option है हमारे पास 11 to 16 days after the, नहीं तो हमारे पास अप्रॉक्स यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट बी वाला है, क्योंकि 11 से 16 डेज नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। चलो ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, हाउ डज कोइटस इंटरप्शन मेथड इज प्रैक्टिस्ड बाय कपल्स? क्या होता है कोइटस इंटरप्शन? मैंने बताया था, बी ऑप्शन सर। बी ऑप्शन। बी, वेरी गुड, सभी लोग बी का हो गया। हाँ, बाय अवॉइडिंग इंसेमिनेशन जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं, 9 बज गया, नेक्स्ट क्लास है अभी। सभी को समझ में आया? सर कल टेस्ट है ना इसका? हाँ, कल वेडनेसडे है ना। यस ठीक है, चैप्टर 1 का ना सर? क्या? कौन से चैप्टर का? चैप्टर 2 का ना? हाँ हाँ, इसी का, रिप्रोडक्शन का। और 11 से जो रिलेट करेगा वो अलग। ओके सर। चलो सभी लोग आ जाना, जो लोग नहीं आएंगे बहुत मार खाएंगे। चलो।